आज जो है वो हम बाई डायरेक्शनल आरएनए की बात करेंगे। तो ये किसका स्पीकर जो है वो शोर मचा रहा है, अपने आप को म्यूट कर ले या मैं ही म्यूट करूं। अच्छा जी, बाई डायरेक्शनल आरएनए। अच्छा, बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि दो डायरेक्शन में चलेगा। जो जितने भी आरएनएन मॉडल्स हैं ये हमने देखा ये सारे के सारे प्रोसेस करते हैं और ये डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि टाइम स्टैम्प के साथ चलते हैं, टाइम स्टेप्स के साथ। जाहिर है अगर एक वर्डिंग लिखी हुई है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहा है तो इट विल गो इन द सिंगल डायरेक्शन, आगे पीछे नहीं हो सकता। इस तरह कोई वेदर फोरकास्टिंग का डाटा था लास्ट टाइम देखा, तो इट विल गो इन सिंगल डायरेक्शन के जो प्रेडिक्शन आएगी वैसे, या तो मैं इसको फ्रॉम लाइंस को पढ़ते हैं फिर आपको ये बात समझ में आएगी। अभी मैं पता नहीं क्या कह रहा हूँ, आपको नहीं समझ लग रही होगी। पहले बुक की वर्डिंग पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है आपको समझ में आने लगेगा कि बाई डायरेक्शनल क्या चीज है। कहते हैं लास्ट टेक्निक जो है, the last technique introduced in this section is called bidirectional RNNs. अच्छा जी, अब bidirectional RNN is a common RNN variant. ये एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का एक नया वर्जन है। अब तो नया नहीं है लेकिन बहरहाल एक कॉमन वेरिएंट है that can offer great performance on regular RNN on certain tasks. जो हम रेगुलर RNN गुरु और LSTM यूज करते हैं उसके अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। It is frequently used in natural language processing. Okay, you could call it Swiss Army knife or deep learning for natural language processing. Natural language processing के लिए Swiss Army knife है, यानी दो धारी तलवार होती है ना, उस तरह। RNNs are notably order dependent. जो बात मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पढ़े हैं वो सारे के सारे जो हैं ऑर्डर डिपेंडेंट होते हैं, यानी उनकी एक सिम्ट होती है, एक डायरेक्शन होती है, और टाइम डिपेंडेंट। और अगर टाइम स्टेप्स पे चल रहे हैं तो टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि दे प्रोसेस द टाइम स्टेप्स ऑफ देयर इनपुट सीक्वेंस इन ऑर्डर। अपनी इनपुट सीक्वेंस के टाइम स्टेप्स को एक तरतीब के साथ जो है वो प्रोसेस करते हैं। एंड शफलिंग और रिवर्सिंग द टाइम स्टेप्स, अगर उसको रिवर्स कर दें, हमने बहुत शुरू में पढ़ा था कि जो है ना कहीं शफलिंग जो है वो करना अच्छा होता है डाटा को, और कहीं शफलिंग करना जो है वो बुरा होता है। वहां में ये बात पड़ी थी कि अगर टाइम डिपेंडेंट डाटा है और उसको आपने शफल कर दिया तो वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये कहते हैं भाई शफलिंग और रिवर्सिंग टाइम स्टेप्स कैन कंप्लीटली चेंज द रिप्रेजेंटेशन दैट RNN एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द सीक्वेंस। और आपने शफल कर दिया तो जो रिप्रेजेंटेशन वो लर्न या एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसका अब चेंज हो जाएंगे। तो हर जगह जो है डाटा की शफलिंग जो है वो नहीं करनी। This is precisely the reason they perform well on problems where order is meaningful. यही खास वजह है कि जहाँ ऑर्डर मीनिंगफुल होता है वहाँ RNN जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। Such as temperature forecasting problem, जिस तरह आप देखिए हमने। अब बाई डायरेक्शनल RNN, अब बात करते हैं बाई डायरेक्शनल की। पहली बात तो इस समझ में आ गई कि RNN जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ऑर्डर डिपेंडेंट है। अगर ऑर्डर चेंज करेंगे या डेटा को शफल करेंगे इट्स गोइंग टू बी ब्लास्ट। तो a bidirectional RNN
exploits the order sensitivity of RNNs. बाई डायरेक्शनल RNN जो है वो जो RNN की सेंसिटिविटी है, ऑर्डर सेंसिटिविटी, सेंसिबल है ना, ऑर्डर अगर चेंज होगा तो काम नहीं करेगा बहुत ज्यादा, उस मामले में बड़ा हसास है, उसको वो क्या करता है, एक्सप्लॉइट कर देता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 रेगुलर RNNs। बाई डायरेक्शनल में क्या होता है, 2 रेगुलर RNNs यूज होते हैं, सच एज गुरु और LSTM लेयर्स, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद। जैसे हमारे पास गुरु लेयर्स हैं या LSTM लेयर्स हैं जिनके बारे में हमने यूज करी है। Each of which process the input sequence in one direction। इनमें से दोनों जो लेयर्स हमने इस्तेमाल करी है ये एक डायरेक्शन में जो है वो प्रोसेस करती है, ठीक है, यानी क्रोनोलॉजिकली और एंटी क्रोनोलॉजिकली, या तो वो ऊपर से नीचे जाएंगी या फिर वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी डेटा, ठीक है। एंड देन मर्जिंग देयर रिप्रेजेंटेशंस। अब वो क्या करते हैं कि इस बाई डायरेक्शनल जब करते हैं तो वो क्या करती हैं, क्रोनोलॉजिकल और एंटी क्रोनोलॉजिकल, यानी इस डायरेक्शन में चलना लेफ्ट टू राइट, पहले डेटा को प्रोसेस करती है, यानी पहली अगर टाइम स्टेप का डेटा की फॉर एग्जांपल बात करूं तो पहली जनवरी से डेटा शुरू करेंगी और चलते 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 दिसंबर 31 तक जाएंगे और फिर दोबारा चलेंगे 31 दिसंबर से रिवर्स ऑर्डर में 1 जनवरी तक। दोनों डायरेक्शन में जो है ना ये अपनी लर्निंग जो है वो कंप्लीट करेंगे, इसीलिए इनको बाई डायरेक्शनल जो है वो हम कहते हैं। एंड देन मर्जिंग देयर रिप्रेजेंटेशंस, और उसके बाद ये दोनों अपनी लर्निंग्स को, अपनी रिप्रेजेंटेशन जो एक्सट्रैक्ट करी है उनको मर्ज कर लेंगी बाय प्रोसेसिंग अ सीक्वेंस बोथ वेज। A bidirectional NN can catch patterns that may be overlooked by a unidirectional RN। कहते हैं इस तरह करने से अगर वो पैटर्न्स जो सिंगल डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट में मिस हो गए होंगे, ओवरलुक हो गए होंगे, वो राइट टू लेफ्ट में उनको पकड़ लेगा। Remarkably, the fact that RNN layers in this section have process sequence in chronological order, older time stamp first। पुराना जो टाइम स्टैम्प है पहली तारीख पहले, may have been an arbitrary decisions, उसके डिसीजंस जो हैं वो आर्बिट्ररी हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं, वैरायटी हो सकती है उसमें। At least it's a decision we made no attempt to question so far। कम अज कम ये इसके डिसीजन पे हमने अभी कोई सवाल नहीं उठाया। Could the RNNs have performed well enough if they processed input sequence in anti-chronological order? क्या ऐसा हो सकता था कि हमने पुराना टाइम स्टैम्प जो है यानी पहली तारीख को पहले प्रोसेस किया था, उसमें जो भी रिजल्ट आया हमें वो अच्छा लगा, एक्सेप्टेबल था हमारे लिए। क्या ऐसा हो सकता है भाई, बाई डायरेक्शन में तो हम रिवर्स ऑर्डर भी चला रहे हैं ना, क्या ऐसा हो सकता है कि खाली रिवर्स ऑर्डर चला के देख ले और रिजल्ट अच्छा आ जाए, सिर्फ सिंपल RNN में या गुरु या LSTM यूज करके, बाई डायरेक्शनल में नहीं। ये कहते हैं भाई कि वो फॉर इंस्टेंस न्यूअर टाइम स्टैम्प फर्स्ट, नया टाइम स्टैम्प जो लेटेस्ट डेटा जनरेट हुआ है वो पहले प्रोसेस हो जाए, यानी 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक जा रहे हैं तो 31 दिसंबर विल बी द लेटेस्ट डेटा सेट, डेटा सैंपल, तो उस सैंपल को पहले इंसर्ट किया जाए और रिवर्स ऑर्डर पे जाया जाए। Let's try this in practice and see what happens। You all need to do is write a variant of data generator where the input sequence is reverted along its time dimension, replace the last line yield samples targets। सिर्फ आपने जो पिछली एग्जाम्पल की है उसके अंदर ये वाला जो लाइन है उसको चेंज कर देना है। हमें पता है सीक्वेंस को हम रिवर्स ऑर्डर में कैसे करते हैं, माइनस का
स्टेप देकर। पुरानी वाली एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ। जनरेटर के अंदर चलिए आ गया। ये यहाँ पर जहाँ ये यील्ड हो रहा है, वहां आप यील्ड में क्या करेंगे, ये वाली लाइन जो है वो उसको रिप्लेस कर देंगे। जहाँ ये रिवर्स में यील्ड करना शुरू करेगा, पहले लास्ट आइटम जो है वो यील्ड करेगा। यील्ड आपको पता है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था जनरेटर्स के अंदर। अगर किसी को नहीं मालूम हो तो वो सवाल कर सकता है। हम अच्छा जी, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना बाई डायरेक्शनल के बाद, हम देखेंगे कि ये परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट है वो कैसा है। ये आपके सामने आ रहा है, ग्राफ के ऊपर नजर आ रहा है, कोड नहीं दिखाया चलता है। एक कोड हुआ है आपके पास, आपसे उसको जो है वो रिवर्स ऑर्डर में कर लेंगे तो वो कोड हो जाएगा। मास्क पढ़ लो शाबाश। तो कहते हैं द रिवर्स ऑर्डर गुरु स्ट्रांगली अंडर परफॉर्म्स इवन द कॉमन सेंस बेस लाइन। कॉमन सेंस बेस लाइन छोटा सा मतलब एक बेस लाइन मॉडल बनाया है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ही बेकार परफॉर्मेंस दे रहा है कि आपको नजर आ रहा है ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस का जो है वो क्या डिफरेंस जो है वो चल रहा है। तो indicating that in this case chronological processing is important to the success of your approach। इस केस में तो फिर वो chronological जो है वो ज्यादा important होगी from very first data to latest data towards latest data। This makes perfect sense। The underlying guru layer will typically be better at remembering the recent past than distant past, and naturally the more recent weather data points are more predictive than older data points for the problem। That what makes the common sense baseline fairly strong। ये वाली बात समझ में आ रही है? पहले इस पे आपके कमेंट्स और मैं वो लेता हूँ, बात करते हैं इसके ऊपर। which takes its first argument a recurrent layer instance। जो अपना पहला आर्गुमेंट जो है वो रिकरेंट लेयर इंस्टेंस लेगी। जैसे लेयर के अंदर हमने बायडायरेक्शनल लगाया, उसके अंदर हमने एक और लेयर का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस जो है वो इसके अंदर पास किया हुआ है। ठीक है, तो creates a second separate instance for this recurrent layer and use the one instance for processing the input sequence in the canonical order and the other instance processing the input sequence reverse order। Let's try it on IMDb sentiment analysis task। अब आप लोग काम कर लें जल्दी से, IMDb वाली एग्जाम्पल को लोड करके बाई डायरेक्शनल जरा चलाएं अपने पास। ये बाई डायरेक्शनल वाला कोड सब परफॉर्म करें।
पढ़ाएंगे ऑनलाइन, पढ़ाएंगे आप बच्चों को, पढ़ाएंगे सब बच्चों को हैं? काम कर रहे हैं बेटा, अभी काम कर रहे हैं, काम करके मुझे बताएंगे।
हो गया भाई जवानों? जी सर, हो रहा है। हो रहा है। हो जाए तो मुझे बस वो बताना कि हो गया, फिर मैं आगे चलता हूँ।
डन हो गया? नहीं सर, अभी तक तो 3 ही फंक्शन है। अच्छा अच्छा, बाई डायरेक्शनल है ना, 2 बार चल रहा होगा इसलिए टाइम लेगा। हम्म परवा उठ गई, नाश्ता भी कर लिया बेटे ने? नाश्ता नहीं किया अभी? लाइट गई थी। चेक करो ना। बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता। क्या करना चाह रही है? इसका तो लॉकेट भी बन सकता है आपका। सर जी सवाल था, हाँ बोले। तो इससे पहले जब हमने वो क्लाइमेट थोड़ी के ऊपर आवाज काम, तुम्हारी डिस्टॉर्ट हो रही है यार, आवाज समझ में नहीं आ रही। सर इससे पहले हमने जब क्लाइमेट वाले के ऊपर काम किया था, हाँ उसमें सर जब हम मॉडल डॉट फिट चलाते थे तो सर उसकी और 99 के ऊपर आके रुक जाती थी। 99 पे आके रुक जाती थी? जी सर। मतलब तुम्हें क्यों लगता है क्यों रुकती होगी? मुझे तो नहीं पता ना। यार उसको दोबारा चला के उसकी तरह वो बार या तो मैंने कुछ। बहुत दफा चलाया सर, वो रुक ही नहीं जाती थी। नहीं, अरे मेरी बात तो सुने बच्चा, मैं जी कह रहा हूँ उसको दोबारा चला के ना उसकी वीडियो बनाना, ईपॉक की मुझे भेजना कि ये वो फिर हैंग हो रहा है या खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है, या नहीं मुझे सर, फाइल भेज देना, मैं चला लूंगा सर अपने वो पास। फिर अ, मैंने डिवाइड किया तो तब चल गई थी। क्या डिवाइड किया? क्या बोलते हैं, बैच साइज को। कम सर कर दिया था? जी सर। आसिफ, एक मिनट, आसिफ भाई बोले। सर ये जो एरर बता रहे हैं ना सर, ये मेरे साथ भी यही एरर आ रहा था, तो ग्रुप में हाँ इस पर डिस्कशन चली थी। हम्म, सर इसकी जो हमारा डेटा सेट है ना, वो हम्म, मैं आपको स्क्रीन शेयर करा के बताता हूँ बुक में, सही ना? हाँ हाँ अ, बताओ। कहाँ चला गया है स्क्रीन शॉट पार्ट है। सर शेयर हुई। हाँ आ गई आ गई। तो सर इसके अंदर जो कोड है ना,
ट्रेनिंग सर जब हम इपोक या मॉडल डॉट फिट करवाते हैं ना, हाँ वैलिडेशन हाँ स्टेप और उसके साथ जो लास्ट वाला स्टेप था, हाँ, दो ये स्टेप आ है गया ना। यहाँ पर हाँ तो सर उस डेटा स्टेप को वैलिडेशन। है ना, एक मिनट से हाँ, मैंने ये बहुत यहीं पर सारी है, यहीं चीज़ें पर थी। ये रहा ये। इसका मैंने रात को इसको रन किया था सर, वो किसी दोस्त ने बताया था किस तरीके से होगा ना। सही रहा। हम्म, एक मिनट सर, ये रहा। ठीक है। सर ये सर सिर्फ चेंजेस है ना इस दो स्टेप के अंदर हो रही हैं कि हमें इस इन दो स्टेप को है ना एंड में बैच साइज से सिर्फ डिवाइड करना है। अगर ये बैच साइज हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं ना, तो सर ये सही कह रहे हैं कि सर वो एरर नहीं है। सर वो 49 पे आगे या 99 पे आगे जितना हमने एपॉक्स साइज या बैच साइज रखा उस पर आगे रुक जाता है। चाहे हम घंटा भर भी रुक जाएं सर, वो रुका ही रहता है, उसके आगे रन अगर ही नहीं करता ये। इसमें से ये स्टेप्स पर इपॉक भी हटा दोगे ना, तब भी ये सही काम स्टेप करने लगेगा। ये जो स्टेप्स पर इस इपॉक है ना, अगर ये वाला एक भी मिनट पैरामीटर हटा दोगे ना, तो ये सही काम करने लगेगा। पूरा ही वैसे हटा वो दे, डिवाइड। मतलब 500 से लेके जी हाँ जी, ये पूरा ही हटा दो, पूरा ही हटा दो। अच्छा, ठीक है। सर ये वाला स्टेप पर एपॉक 50 जिसमें मैंने लगाया हुआ, इसी जी। की बात कर रहे हैं। 500। हाँ चलें सर, इसको भी हटा के चेक करते हैं। लेकिन सर हाँ, हटा के चेक। जो जिससे डॉक्टर बिलाल को ही थे उनसे डिस्कशन हुई थी, उन्होंने कहा था कि यार दो तीन तरीकों से तो उन्होंने भी किया था, मैंने भी ट्राई किया था। तो आखिर में आके अच्छा, सर हमें नेट से ही मिला था कि बैच साइज से ही डिवाइड करना है। तो इसको सही। भी ट्राई करते हैं सर, ये वाले स्टेप को ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके। ठीक है।
देखें फिर वो क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम। छोड़ दे बेटे, परवाह छोड़। जी क्या हो लिया वो मछली बनाओ। और से आ जाए। किस किस का हो गया? एक मैसेज आया 85% एक्यूरेसी का। सर 96 आ रही है एक्यूरेसी। कितनी? 96। 96 आ गई, वेरी गुड। सर वैलिडेशन एक्यूरेसी कम आ रही है 0.81। 81 यानी कि सर सही है। वो फ्लक्चुएट थोड़ा कर रही है, ड्रॉप फ्लक्चुएट आउट हुई वगैरह है। लगाएंगे, ड्रॉप आउट वगैरह लगाएंगे तो सेट हो जाएगी। जो मतलब ये जो भी ओवर फिटिंग आ रही है ना, हम्म, ओवर फिट ये फिर ड्रॉप आउट वगैरह लेयर्स लगेंगी, ये लगेंगी तो फिर उसमें वो सेट हो जाती है। ठीक। मिल के डब्बा खाली।
सर हाँ जी बोले आसिफ। सर वो मैं ये कह रहा था कि ऊपर वाले मॉडल में जिसमें हमने बैच साइज से डिवाइड करके मतलब काम तो हो गया, लेकिन सर उसकी रीज़न समझ नहीं आई सर, जिससे जिसकी ना स्क्रीन शेयर करके मुझे कोड दिखाएं। सर वही वाला मैं शेयर करता हूँ। सर यही वाला कोड सर। सर इसको अगर बैच साइज से डिवाइड नहीं करते ना तो सर उसमें वो मतलब जो हम वेक्टराइज करते हैं ना डेटा को, उसका एरर दे रहा था कि 240/14 को कन्वर्ट करना है 14/14 में या देखो 11 मैंने सब पहले ही पिछली क्लास में समझाया था कि ये वैलिडेशन स्टेप्स क्या चीज होते हैं। स्टेप्स मैंने बताया था ना, याद है स्टेप्स क्या चीज होते हैं? सर मैं नहीं था शायद 2 क्लासों में ना, तो काफ़ी अच्छा मिस्टेक देखो हुई। मैं बताता हूँ। देखो स्टेप्स क्या चीज होती है कि मैंने बैच साइज जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल मेरा डाटा जो है वो 1000 का है, ठीक है, और मैंने उसके अंदर जो है वो बैच साइज जो है वो 10 का रख दिया, ठीक है। तो वो 1000 का जो डाटा है 10 बैच साइज के साथ कितनी बारी में मॉडल में फीड हो जाएगा? 100 बारी में। 100 बारी में फीड हो जाएगा। तो दीज 100 जो है ये स्टेप्स हो गए उस पूरे बैच को मॉडल के अंदर फीड करने में, उस पूरे डेटा को 1000 डेटा को मॉडल के अंदर फीड करने में विद 10 बैच साइजेस कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे? उसे 100 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर वो बैच साइज 1 का रख दूं तो सारे फिर पूरे 1000 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज तो होती है स्टेप्स। अच्छा अब सवाल जो है वो ये है, थोड़ा सा अप करें जरा स्क्रीन को। कहाँ गया बैच साइज वाला? ये रहा। हाँ, अब यहाँ पर हमने क्या किया था कि 3 लाख माइनस जो वैलिडेशन वाला डाटा था उसकी क्वांटिटी निकाली थी, उसमें से लूप बैक माइनस किया था, तो हमारे पास एक फिगर आ गया था, ठीक है। लूप बैक की वैल्यू क्या थी जरा बताना मुझे? 1440। 1440। 1440 क्या थी कि वो एक महीने में या 30 डेज में या एक साल की क्या थी मुझे याद नहीं पड़ रहा, उतना डाटा था हमारे पास 1440 जिसको उसने लुक बैक करना था। तो अब क्या बना हमारे पास, जरा वापस आओ वहां पे। तो अब हमारे पास ये फिगर क्या बना, ये फिगर हमारे पास बना तकरीबन 300,000 और 200,000, 1 लाख। 1 लाख में से वो 1440 जो है ना वो माइनस कर दी, ठीक है। तो चलो फॉर एग्जाम्पल मैं 1440 भी छोड़ रहा हूँ, 1 लाख हमारे पास ये वैलिडेशन स्टेप्स बन गए। अच्छा अब वैलिडेशन स्टेप्स को बैच साइज से डिवाइड करूँ तो वैल्यू बनेगी क्या? बैच साइज हमने कितना रखा था? 1440। 500। ओह बैच साइज 128। बैच साइज 128 है, ठीक है। तो अब क्या हो गया 1 लाख कि को आपके पास 1 लाख डिवाइड बाय 128,
कि अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स निकालना चाह रहे हैं कि 128 का जो बैच साइज है उसके अंदर जो ये वैलिडेशन का डाटा 1 लाख का है, ये कितने स्टेप्स में जो है वो चला जाएगा। यानी हर बैच पर उसको क्या कर रहे हैं, कितने स्टेप्स बनेंगे। ठीक है सर। समझ रहे, यानी 1000 रुपए हो 128 लोगों में डिवाइड करो तो एक बंदे को कितने पैसे मिलेंगे, वो वाली बात है कि इतने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को 128 के हर 128 का जो बैच साइज है उससे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो है ना वो एक स्टेप में कितना डाटा जो है ना बैच से जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, सही है। अच्छा सर, इसमें अच्छा लुक मैं बैक। जो अच्छा सर जो कहिए। बोलो आप बोलो। नहीं सर, पहले आप बात पूरी करें उसके अच्छा बाद करते हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर ये स्टेप साइज को मैं हटा दूं, जिस तरह मैंने पिछली एग्जांपल तो आप दिखा रहे थे बुक में, मैंने कहा था कि स्टेप साइज को हटा ही दो, तो फिर क्या होगा, फिर ये वैलिडेशन स्टेप और टेस्ट स्टेप की कहानी खत्म हो जाएगी। फिर जो बैच साइज है वो बैच साइज जो है ना वो खुद ही निकल जाएगा। वो बैच साइज जब हम बनाते हैं ना तो फिर स्टेप्स जो हैं वो टोटल डेटा को डिवाइड करके खुद ही निकाल लेता है। ये यही वाला काम करता है। अगर मेरे पास 1000 का डाटा है और मैंने स्टेप्स जो है ना वो बैच साइज जो है ना वो रख दिया 100 का, तो 1000 डिवाइड बाय बैच साइज क्या करता हूँ मैं, सुन लो मेरी गौर से, क्या करता हूँ मैं, 1000 डिवाइड बाय बैच साइज, तो मुझे पता चल जाता है कि कितने स्टेप्स में जा रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली वो 10 स्टेप में जा रहा होगा। तो वो काम बाय डिफॉल्ट हो रहा होता है जो काम हमने यहाँ पे खुद किया है, क्योंकि हमें इसके अंदर से लुक बैक को माइनस कराना था। अब आप सवाल पूछ रहे हो कि लुक बैक क्या होता है। जी सर। अच्छा, लुक बैक में बुक खोल लो, वहां पर लुक बैक की डेफिनेशन लिखी हुई है, वहां से समझ में आएगा। एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे याद नहीं है, पहले मैं वो पढ़ दूं। बस ये होता है कि कितना डाटा पीछे देख के उसने डिसीजन लेना है। बुक खोल रहे, खोल लो। बुक खोल ले, ये वाली एग्जाम्पल बुक में वहां ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है ना। सर बुक शेयर हुई? नहीं नहीं हुई। नहीं, चलो मैं खोल लेता हूँ इसको अपनी, आप स्क्रीन खत्म कर तो मैं बुक खोल लूंगा, बस खुली हुई है ना। फिर आ गए तो क्या हो, मैं दे रहा हूँ, रुक जाए आप, अभी आप रुके, मैं देता हूँ। डब्बा लेके जाए, पूरी दे दो यार। देख, ये नजर आ रहा है, ये देखें स्क्रीन पे, लुक बैक 720 ऑब्जर्वेशंस विल गो बैक 5 days। ये क्या करता है लुक बैक में कि ये पहले यहाँ से पढ़ा था, एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम विल बी एज फॉलोज, गिवन डाटा गोइंग सो फार एज बैक एज लूप बैक टाइम स्टेप्स, और टाइम स्टेप्स इज 10 minutes। तो इसमें क्या करता है वो, ये पीछे देखता है कि अगली अगर प्रिडिक्शन में कर रहा हूँ ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो पिछली कितनी ऑब्जर्वेशंस को, यानी 5 days, और मैंने बोला है कि पिछली 5 days की ऑब्जर्वेशन की बिहाफ पे अगला कल की प्रिडिक्शन करूं। मेरी बात गौर सुनिएगा, ठीक है। आज 28 तारीख है, मैं कह रहा हूँ 29 तारीख को क्या होगा, तो मैं ये प्रिडिक्ट करने के लिए पिछले 5 दिन का डाटा लूंगा।
यानी टाइम स्टेप जो है वो 10 मिनट्स का है, तो 5 दिनों में 10 मिनट की ऑब्जर्वेशन जो है 720 ऑब्जर्वेशंस मेरे पास होंगी। बात समझ आती है? सही सर। ठीक है, क्योंकि आज के दिन बैठकर मैं पूरे डेटा को लुक बैक नहीं कर सकता, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना कि मैं जून के महीने में बैठकर जो है ना दिसंबर के डेटा को देखूं, को प्रिडिक्ट करूं, क्योंकि ठीक उन है सर। दोनों का मैच ही नहीं है। तो दिसंबर की तो सूरत हाल ही अलग होगी ना भाई, आपको अंदाजा होना चाहिए इसका। यहाँ पर भी ये जुमले पढ़े आपको समझ में सर फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम विल बी। हाँ बोले बोले। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये लुक बैक वाला कॉन्सेप्ट बोलिए। तो समझ हाँ आ गया कि प्रिडिक्शन करनी है अगर कल की, तो मैं उसको कितने पीछे की बात बताऊं कि तुमने इस डेटा में से आगे की चीज़ को प्रिडिक्ट करना जी है। हाँ। ठीक है। हाँ अब अगर मिसाल की बात है सर कि पूरे साल के अंदर मतलब है ना सीजन वाइज कोई चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास पूरे साल का डेटा है पिछले साल का, लेकिन उसमें से हमें ठीक है। बीच के 2 महीनों का डेटा निकालना है। ठीक है, अभी मैं करंट बैठा हुआ हूँ जुलाई पे। ठीक है, तो पिछले साल का जो जून का हम्म, डेटा है, उस जून के डेटा में से मैं हम्म। लुक बैक कर रहा हूँ और आज के वाले टाइम हाँ, दिन लेकिन की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन इतना पीछे करने के लिए हमारे पास जो इस डेटा में टाइम स्टेप है ना, वो हर 10 मिनट का डेटा है। ठीक है अगर ये हमारे पास मंथली बेसिस का या वीकली बेसिस का एक एंट्री होती ना, तो फिर हम इतना पीछे जाते। जैसे फॉर एग्जांपल आज जून के महीने में 28 जून को टेम्परेचर जो है ना वो 36-37 चल रहा है। ठीक है, अब मैं सर। कहता कि यार ये, या आज कल का टेम्परेचर प्रेडिक्ट करता मैं, लेकिन मेरे पास एंट्रीज क्या होती, आज ही की डेट की पीछे 10 साल की एंट्रीज होती। समझ सही रहे है। बात को? तो मैं आज ही की डेट की वो 10 साल की 10 एंट्रियों की बेसिस पे मैं कल की एंट्री प्रेडिक्ट कराता। अब टाइम स्टेप देखो कितना बड़ा हो गया, ईयरली पे चला गया। सही है सर। तो इस तरह वो ग्रेजुअली जो है ना बढ़ता और कम होता जाता। लेकिन अगर मैं बात ये है कि कल की प्रिडिक्शन, कल का टेम्परेचर क्या होगा ये प्रिडिक्शन करानी है, और मैं जो है ना पीछे मार्च का या अप्रैल का डाटा ले रहा हूँ, तो वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा? ये है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके पीछे। सर ये थोड़ा सा। बाकी आप भी इसको थोड़ा सा सर्च करिएगा, कहीं कुछ रिटर्न में इसका मिले तो थोड़ा एक्सप्लोर करके जो है अच्छा। अंदाजा होगा कि अच्छा क्या सर हो रहा है। एक बात मेरी आज समझ के वाले। मुताबिक लूप बैक का यहाँ यही वाला काम है जी। ठीक है सर, अभी की बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, हम्म। लेकिन है तो ये टाइम सीरीज डेटा के ऊपर ही लुक बैक को हम हाँ यूज़ कर हाँ सकते हैं और हाँ स्टेप हाँ वाली प्रेडिक्शन को। तो हाँ सर अभी जो हम बाई डायरेक्शनल यूज़ कर रहे हैं, हाँ। जैसे आपने भी बताया कि पहले वो फॉरवर्ड करेगा फिर उसके बाद फिर बैकवर्ड रिवर्स। चलाएगा। ठीक है, हाँ तो बाई डायरेक्शनल के अंदर जब वो फॉरवर्ड चला लेता है, तो जब रिवर्स चलाएगा तो उसके डेटा की एफिशिएंसी पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बनिस्बत इसके कि हम डायरेक्ट बाई डायरेक्शनल रिवर्स चलाने की करेंगे तो वो पूरा का पूरा डेटा बस्ट हो जाएगा टाइम सही। सीरीज के अंदर। हम्म। सर अभी का तो कॉन्सेप्ट यही जा रहा है ना। तो सही है। सर ये टाइम स्टेप के अंदर क्या हम बाय डायरेक्शनल चला सकते हैं कि पहले वो फॉरवर्ड चलाए हाँ और फिर बैकवर्ड जाए? बिल्कुल चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं। ठीक है सर। असल में देखो मैं एक बात बताऊं, अ, बात ये है आसिफ भाई, देखो कि जिस तरह अभी आपने सोचा ना, अब ये तमाम स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि जो अपने दिमाग में आने वाला सवाल है ना उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तब लर्निंग की जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन सिर्फ वही चीज करते रहेंगे जो बुक में है या जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार इस तरह कर ले वगैरह से उस पर स्टक रहेंगे, तो फिर नॉलेज इतनी वैरायटी में नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना, अब सवाल आ रहा है इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, उसको मुख्तलिफ तरीकों से घर में बैठ के इम्प्लीमेंट करते रहें, चलाते रहें, यार कुछ ये चेंज कर लिया, कुछ ये चेंज कर लिया, रिजल्ट ये आ गया। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना मॉडल ट्रेन करने के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर चेंज कर लिए, करते जा रहे हैं, एक ही मॉडल के ऊपर रिजल्ट को सेव कराते जा रहे हैं कि भाई कौन से वाले इसमें ज्यादा जो है ना वो काम बेहतर अंदाज में हो रहा है, कि किस वाले पैरामीटर पे, तो इससे आपकी खुद ब खुद इंट्यूशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और फिर यकीन करें एक वक्त ऐसा आएगा
कि आप जो पहली बार ही जो मॉडल लिखेंगे ना वही सबसे एक्यूरेट होगा। आपका आइडिया जनरेट हो गया ना कितने इपॉक रखने चाहिए, किस किस्म का डाटा यार ये रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए, खुद ब खुद जो है ना वो ज्यादा ऐसी सूरत हाल आ जाएगी कि आप पहली बारी में आप सारे पैरामीटर जो है ना बिल्कुल फिट डाल रहे हो, यार ये बिल्कुल सही पैरामीटर है। लेकिन ये कब आएगा, जब उसी एग्जाम्पल्स के अंदर आप चेंजिंग करते रहें, मुख्तलिफ उस तरह से चलाते रहें उसको, या जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अदर सोर्सेज से एक्सप्लोर करते रहें। ठीक है ना, बाद स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कोर्सेरा के कोर्सेज कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, वहां से कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से सेम टॉपिक्स को जो है ना एक्सप्लोर किया जाए तो उससे नॉलेज जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी और ठीक उससे है आपको सर। चीजें पता भी चलेंगी और फिर वैलिड क्वेश्चनिंग की आदत भी पड़ेगी ना। सर वहां तो उसने ऐसा किया था, पता नहीं वो क्या रीजन था यार, यहाँ पर ऐसा किया। जिस तरह अभी आपने कहा कि यार मैंने वहां पर एक्सप्लोर किया, उसने बैच साइज से डिवाइड करते, इन्होंने बैच साइज से डिवाइड नहीं किया था। ठीक है, तो अब ये चीजें जो है ना वो एक्सप्लोर करने चाहिए सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए यही। ठीक है, मेरी मेरी अतुल इम्कान कोशिश ये होती है, अभी मेरी पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने से मैं जो है ना तो तरीक़ेकार जो है वो यही रखना चाहिए कि मुख्तलिफ सोर्सेज को लेके उस टॉपिक को पूरा आप कंपाइल कर लेंगे। हाँ यार ये चीज़ मैंने पढ़ी, मुख्तलिफ जगहों से पढ़ी, अब ये मुझे कंप्लीट शक्ल जो है सामने, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें समझ नहीं आ रही होंगी। फिर आपके पास ऐसे सवाल होंगे जिनको सुन के मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, कि यार ये हाँ ये पढ़ा ठीक है यार, सर। ये ऐसा हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। तो उस तरह फिर वो ऐसी आप कंडीशन में आ जाएंगे कि यार आप फिर बोल सकेंगे किसी टॉपिक के ऊपर जो है ना, फिर आप 10 मिनट 15 मिनट बोल सकेंगे कि यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, आपके पास नॉलेज भी होगी, आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकेंगे और आपको खुद भी मज़ा आने लगेगा। तो ये सब लोगों के लिए है कि एक जगह स्टिक ना रहें, कोशिश करें कि मुख्तलिफ जगहों पे ना। अच्छा सर, एक यहाँ चीज़ और जी जी, कि ना, अभी तक तो जितना यहाँ भी सरल। इन्होंने लूप बैक की यही वाली डेफिनेशन दी हुई है। एक मिनट में, सॉरी काट दी आपकी बात। हाउ मेनी टाइम स्टेप बैक द इनपुट डाटा शुड गो, कितने टाइम स्टेप पीछे जाना चाहिए इनपुट डाटा को कि वो अगली प्रेडिक्शन पे जा सके। खैर अब बोले आप। सर अभी तक मैं भी यही कल रात तक यही कर रहा था कि कॉपी और पेस्ट वाले काम में, मतलब जैसे कि मज़ा, क्योंकि मैं रमज़ान में सब मतलब मिड ऑफ द क्लास से मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो बस आपकी वीडियोज़ ही देख रहा था और आपकी तबीयत के हवाले से वीडियोज़ के अंदर आपके अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी मतलब काफ़ी डिस्टर्ब है। बहरहाल सर एक चीज़ ये थी कि सर मल्टी मॉडल हमारे सामने रखे हुए हों, तो सर हम उसको किस तरीके से, किसी का बनाया हुआ मॉडल है सिर्फ इम्प्लीमेंट की तरफ आया हुआ है, तो हम सर उसको किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर ये आरएनएन का है या सीएनएन का है। सर इमेज क्लासिफिकेशन है तो हम बाइनरी समझ के हम देख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे सोचा जाए कि नहीं किसी उसके के। अंदर नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं एक बात, ये बुक जो है ना ये पहली बुक है, सबसे पहली बात बताऊं डीप लर्निंग के ऊपर। और ये बुक उस बंदे ने ही लिखी है जिस बंदे ने केरस की लाइब्रेरी बनाई है। ठीक है, तो उसने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि हर चीज को कवर कर ले, इससे ज्यादा जो है ना टू द पॉइंट और कवर टॉपिक के साथ कोई बुक नहीं मिली। ठीक है, कोई कुछ लोग आए बुक लेकर, वो मैथमेटिक्स में चले गए, स्टैटिस्टिक्स में घुस गए, उसके बगैर वो समझा ही नहीं पाए। लेकिन लाइब्रेरी क्योंकि क्रिएट इसने की थी, बिल्कुल सही करी। अब अब आप ये अंदाजा कि आपके पास डेटा सेट आता है, नाउ यू हैव टू कॉन्फ़िगर कि यार इसमें मैं कौन सा वाला मॉडल लगाऊं, कौन सा वाला नेटवर्क यूज करूं, यही प्रॉब्लम है ना। जी जी सर। हेलो, हाँ, तो अभी जी देखिए सर। जी सर। इमेज के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, कन्वोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम आरएनएन एलएसटीएम गुरु सारे टाइम स्टेप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अभी अभी अगला जो हमारा टॉपिक है वो आरएनएन यानी टाइम स्टेप डेटा को हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन हर जगह पर मैं
कोशिश जब भी आप नेटवर्क शुरू करते हैं तो हम शुरू कर रहे होते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ, मैं उसका रीजन बता रहा होता हूँ कि कौन सा वाला नेटवर्क किस सिनारियो में यूज हो रहा है। तो थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश किया करेंगे कि जो है ना हमारे पास डाटा किस किस्म का है। अच्छा, और मजे की बात ये है कि आपके पास जब भी आप काम करने बैठेंगे ना, आपको बिल्कुल नई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा और उसको एक्सप्लोर करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है पहली बार आप गलत नेटवर्क ही उसके ऊपर लगा दें, ठीक है, लेकिन एक्सप्लोर करके सर्च करके फिर आपको आइडिया हो कि यार ये काम जो है ना इस वाले नेटवर्क से बेहतर नहीं हो रहा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब एक नेटवर्क को आप मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में परफॉर्म करेंगे तो तब ही हमें आइडिया बेहतर होने लगेगा, खुद ब खुद आपका इंट्यूशन डेवलप होने लगेगा कि यार क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। ठीक है, वैसे तो जो मेन जो मोटे मोटे नेटवर्क है और मोटे मोटे डाटा की टाइप्स हैं वो उस पर ही चलेगा। रिग्रेशन प्रिडिक्शन का सिंगल वैल्यू प्रिडिक्शन है, रिग्रेशन भी चलेगा। इमेज क्लासिफिकेशन एंड कन्वोल्यूशन भी चलेगा। ठीक है, इमेज क्लासिफिकेशन हम नॉर्मल एएनएन से भी करा सकते हैं, लेकिन वो जब तक हमने CNN नहीं पढ़ा था हम उसको नॉर्मल एएनएन से पढ़ा कर रहे थे। ठीक है, हमें पता चल गया। अब हमें RNN यूज कर रहे थे, हमें लेटेस्ट पता चल गया कि यार बाई डायरेक्शनल यूज करेंगे तो एक्यूरेसी जो है ना वो और अच्छी हो जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे यार हम कन्वोल्यूशन भी यूज करेंगे जो है ना टाइम स्टैम्प प्रॉब्लम के लिए। अब कन्वोल्यूशन टाइम स्टैम्प प्रॉब्लम की बात समझ नहीं आती, कन्वोल्यूशन तो इमेज प्रोसेसिंग का था। तो फिर अब हमें वहाँ याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो टाइम स्टैम्प है वो बहुत लॉन्ग सीरीज है, तो फिर हम उसको इमेज की तरह डील करके काम करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक प्रॉब्लम बताता हूँ यार। मैं जो है ना वो साउंड का एनालिसिस कर रहा था। साउंड के एनालिसिस में अब जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि साउंड के फीचर्स निकालने के लिए कोई ऐसा इंजन ही मौजूद नहीं। साउंड को कैसे प्रोसेस किया जाए? यस, प्रोसेस तो हो रही, साउंड कर भी लेंगे, फीचर्स तो आए ना, ताकि अगली जब मेरे पास साउंड आ रही है तो मैं उसका डाटा तो बनाऊं, खाली साउंड तो नहीं डाल सकता। तो कॉलम्स कैसे बनेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका फला कितना, उसका फला कितना है, यार ये 10-12 कॉलम निकलेगा कैसे फीचर? आप यकीन करेंगे क्या काम किया हमने उस साउंड का ग्राफ प्लॉट किया जो आराम से हो गया। और ग्राफ प्लॉट हो गया तो उसके ऊपर इमेज प्रोसेसिंग लगा दी। मेरी बात समझ रहे? ग्राफ के ऊपर इमेज प्रोसेसिंग। अब क्योंकि हर साउंड जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो उसका ग्राफ भी, फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बन रहा है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपने देखा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, बहुत बारीक ग्राफ बनता। उस ग्राफ के ऊपर इमेज प्रोसेसिंग लगा दी। अब आप ये देखोगे साउंड का डाटा है और इमेज प्रोसेसिंग से उसका जो है ना सॉल्यूशन निकलता। तो भाई ये सारा जो है ना गोलगप्पा जो जी चलता सर, रहेगा। समझ में आ गया। सीधी चीज जो है ना वो कभी भी हद से नहीं आएगी। क्या सब आ गए? चलो ठीक है, जाओ। तो भाई ये तो चलता है, कभी भी रियल लाइफ के अंदर जो है ना मसला जो है वो सीधा नहीं मिलेगा। अच्छा, अगला टॉपिक जो हमारा है वो आप लोगों का असाइनमेंट है। आसान सा टॉपिक है, अगर आप वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा आप एक्सप्लोर कर लें इसको। ये सीक्वेंस प्रोसेसिंग है विद कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स। इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई कन्वोल्यूशनल नेटवर्क हमने सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए क्यों इस्तेमाल किया। पहली बात, ये असाइनमेंट अभी का है, अभी आपने पढ़ना है खुद ही, मैं पूछूंगा फिर कोई एक्सप्लेन करेगा। अंडरस्टैंडिंग 1D कन्वोल्यूशनल फॉर सीक्वेंस डाटा, कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल नहीं, 2 डायमेंशनल इमेज के लिए था। यहाँ हमारे पास 1 डायमेंशन डाटा होगा तो 1D कन्वोल्यूशन इस्तेमाल किया। ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन तो आपको तो आसान है, पूलिंग सीक्वेंस वैसी लगेगी। इम्प्लीमेंटिंग 1D कन्वोल्यूशन कोई मसला ही नहीं है।
वही वाला सारा काम है। डाटा आपके पास आ गया, ठीक है। डाटा के बाद आपने यहाँ पर ये 1D कन्वोल्यूशन लगा दिया, जैसे पहले लगाते थे 2D में। एम्बेडिंग लगी हुई है क्योंकि सीक्वेंस डाटा है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ है, ग्लोबल मैक्स पूलिंग 1D। ये जो कीवर्ड इसके अंदर आ रहे हैं जो आपको नहीं पता है, वो यहाँ पढ़ने पे भी मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे तो आप उसको एक्सप्लोर भी करेंगे। कॉन्सेप्ट वही सीधा सीधा है जो कन्वोल्यूशन का हमारे पास होता है। ये है छोटा सा टॉपिक, इसको अभी सब लोग बुक को रीड करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।
हो गया भाई, कुछ बात समझ में आई इसमें? कहाँ गया भाई फौजी जवानों? हेलो, आया कोई?